आज अपन चर्चा करते हैं लूनी नदी की। देखिए अपनी नदी है लूनी नदी। सबसे पहले देखिए लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो नागपाड़िया अजमेर से इसका उद्गम होता है। उद्गम स्थान है नागपहाड़ियां। कई बार डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि नागपहाड़ियां कहाँ है, तो नागपहाड़ियां अजमेर जिले में है। तो इस नदी का उद्गम स्थान हो गया नागपहाड़ी अजमेर। फिर देखिए ये नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बह रही है? 6 जिलों में ये बहती है। और देखिए ये जो 6 जिले हैं वो कौन कौन से हैं उनकी चर्चा अपन करते हैं। एक तो यहाँ अजमेर से निकली नागपहाड़ियों से, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर की सीमा में होती हुई बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर और जालोर होती हुई गुजरात में चली गई और जाकर के कच्छ के रण में विलुप्त हो गई। तो आपने देखा एक तो अजमेर जिला हो गया, तो अजमेर जिले में बहती है ये। फिर ये नागौर जिले में बहती है। फिर आपने देखा ये पाली जिले में जा रही है, पाली। फिर ये जोधपुर जिले में जा रही है, जोधपुर। फिर देखिए बाड़मेर जिले में बहती है और बाड़मेर के बाद में ये जालोर में चली जाती है और जालोर से ये गुजरात में चली जाती है। तो यहाँ गुजरात में चली गई और गुजरात में जाकर के कच्छ के रण में विलुप्त होती है। ये कहाँ जाकर विलुप्त हो रही है? कच्छ के रण में। कच्छ का जो रण है वो गुजरात में है, यहां जाकर के ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो आपने देखा इस प्रकार से लूनी नदी कितने जिलों में बह रही है? 6 जिलों में बहती है। अब देखिए ये जो लूनी नदी है अपने अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। कहने का मतलब लूनी नदी को अपन कई नामों से जानते हैं। जैसे ये नदी अपने उद्गम स्थान पर इस नदी को कहा जाता है सागरमती कहते हैं। जहां से लूनी नदी निकलती है उस स्थान पर इस नदी को क्या कहते हैं? लूनी नदी को क्या कहते हैं? तो सागरमती कहते हैं। थोड़े से आगे चलते हैं तो अजमेर में गोविंदगढ़, जयपुर वाला गोविंदगढ़ नहीं, अजमेर में गोविंदगढ़ में एक छोटी सी नदी आकर मिलती है जिसका नाम सरस्वती है। इसके बाद में इसको सरस्वती कह दिया गया। मतलब अजमेर के गोविंदगढ़ में इसको क्या कहा गया? सरस्वती नदी कहा गया। और अजमेर में पुष्कर में इस नदी को साकरी कह दिया। अजमेर के पुष्कर में इस लूनी नदी को क्या कहा गया है? साकरी कहा गया है। इसके बाद में इस नदी को आधी मीठी, आधी खारी कहा गया। आधी मीठी, आधी खारी नदी कहा गया। देखो ये नदी बालोतरा तक तो होती है मीठी। कहां तक? बालोतरा तक। यह एक स्थान है बालोतरा बाड़मेर में। तो बालोतरा बाड़मेर तक तो ये होती है मीठी, उसके बाद में नदी खारी हो जाती है। इसलिए इसे आधी मीठी आधी खारी कहते हैं। अब आपने देखा आधी मीठी आधी खारी कहां तक? मीठी बालोतरा तक। ये अपन कहेंगे किसके बाद में खारी हो जाती है? तो बालोतरा के बाद में खारी हो जाती है। अब प्रश्न बनता है खारी हो जाती है तो खारी क्यों हो जाती है? और उसके पीछे कारण है, खारी होने के पीछे कारण है यहाँ बालोतरा के बाद में मिट्टी में लवणता की मात्रा ज्यादा है। मिट्टी में लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण ये नदी क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। इसके बाद देखिए आप जालोर में जाइए तो जालोर में इस नदी को रेल या नेडा कहा गया है। मैं कहने का मतलब लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को जालोर में रेल और नेडा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को लवणवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लवणवती नदी भी कहते हैं। इसमें लवण की मात्रा अधिक होने के कारण इस नदी को लवणवती नदी भी कहा गया है। फिर देखिए इसी लूनी नदी को नमक तैयार करने वाली नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक तैयार करने वाली नदी भी कहते हैं। देखिए ये लूनी शब्द है, इस लूनी में से मैंने ये मात्रा हटा दी
तो ये क्या बन गया, लोण। और राजस्थान की ग्रामीण भाषा में नमक को अपन क्या कहते हैं, लोण। कहने का मतलब लूणी नदी लोण तैयार करती है, मतलब क्या तैयार करती है, नमक तैयार करती है। तो इसको नमक तैयार करने वाली नदी भी कहते हैं। इस नदी को मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं, मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। और कालिदास ने इसे अंतर सलीला कहा है, कालिदास ने इसे अंतर सलीला कहा है, अंतर सलीला कहा है। तो इस प्रकार आपने देखे लूणी नदी के कई नाम देखे। उद्गम स्थान पर इसको अपन क्या कह रहे हैं, सागरमती कहते हैं। थोड़े आगे चलोगे तो गोविंदगढ़ के पास से सरस्वती नदी कह रहे हैं, पुष्कर में इसको साकरी नदी कहते हैं। उसके बाद इसे आदि मीठी, आदि खारी नदी भी कह रहे हैं। कहां तक मीठी, तो बालोतरा तक, उसके बाद में क्या हो गई, खारी। और बालोतरा कहां है, बाड़मेर में। फिर देखिए इसमें लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण क्या हो रही है, खारी हो रही थी। जालोरी में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेलिया नेडा कहते हैं और इस नदी को लवणवती भी कहते हैं और इसे नमक तैयार करने वाली नदी भी कहते हैं। मारवाड़ की गंगा भी से कहा जाता है और कालिदास ने इसे अंतर सलीला कहा है। तो यहां आपने देखा लूणी नदी निकली कहां से है, तो नाग पहाड़ी अजमेर से निकली है। तो अजमेर के अलावा ये नागौर में बह रही है, पाली में बहती है, जोधपुर में बहती है, बाड़मेर में बहती है और बाड़मेर से कहां चले गए, जालोर में। और जालोर से कहां, गुजरात में। और गुजरात में कहां, कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो गई। इस प्रकार ये कितने जिलों में बह रही थी, तो 6 जिलों में बहती है। और इस नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब देखिए लूणी नदी जो है, आपने देखा कि आपकी लूणी नदी यहां बह रही है। तो इस लूणी नदी पर जोधपुर में, कहा, जोधपुर में एक जसवंत सागर बांध बना हुआ, जसवंत सागर बांध बना हुआ इस नदी पर। इस जसवंत सागर बांध है वो जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध। तो जसवंत सागर बांध जो है लूणी नदी पर बना हुआ है और ये जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध भी है। इसी जसवंत सागर बांध का दूसरा नाम है पिचियाख बांध। इसे क्या कहते हैं, पिचियाख बांध भी कहते हैं। लूणी नदी अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो ये अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है, सबसे बड़ी नदी वो लूणी है। राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी जो थी वो चंबल थी। पूर्ण बहाव की दृष्टि से अपने देखा था वो बनास नदी लंबी थी। लेकिन यहाँ अरावली के पश्चिम में, या अरावली के पश्चिम में नहीं बोल के अपने कहे कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, तो भी आप क्या कहोगे, लूणी। या अपन कहेंगे पश्चिमी राजस्थान की अफवाह दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भी लूणी नदी। कहने का मतलब पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो आपकी लूणी नदी है। और बाद में जाके कहां विलुप्त हो रही है, तो कच्छ के रण में विलुप्त होती है। इसकी लंबाई जो है राजस्थान में 330 किलोमीटर है, कुल लंबाई जो है 350 किलोमीटर है। लंबाई जो होती है नदियों की वैसे विवादित होती है। तो यहाँ आपने देखा जोधपुर में लूणी नदी पर क्या बना हुआ है, जसवंत सागर बांध बना हुआ है और जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध भी है जिसको अपन पिचियाख बांध भी कहते हैं। अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है या सबसे लंबी जो नदी है वो आपकी लूणी नदी है। इसके बाद देखिए लूणी नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो यहाँ ये आपका राजस्थान है और ये यहाँ पर अरावली है, ये यहां से निकल के जाती है लूणी। अब इसमें एक नदी आके मिलती है जोजरी। जोजरी नदी है एकमात्र लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जोजरी है जिसका उद्गम स्थान अरावली की पहाड़ी नहीं है। कौन सी नदी है, जोजरी नदी है। ये जोजरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थान अरावली की पहाड़ी नहीं है, एकमात्र नदी। मैं ये नहीं बोलूंगा, यहां बोलना होगा अपन को कि लूणी नदी की
लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जोजरी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ी नहीं है, कहने का मतलब ये इसके दाईं ओर से आकर के मिल रही है। तो ये जोजरी नदी जो है वो कहां से निकलती है, तो नागौर के पोडलू गांव से। कौन से गांव से? पोडलू गांव से निकलती है, और पोडलू गांव कहां है? नागौर में है। तो लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थान अरावली की पहाड़ी नहीं है, तो वो नदी है आपकी जोजरी नदी। तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? पोडलू गांव है। ये नागौर में है, नागौर से जोधपुर में आ जाती है, और जोधपुर में आकर के लूणी नदी में मिल जाती है। अगर लूणी नदी की वे सहायक नदियां जिनका उद्गम स्थान जो है वो अरावली की पहाड़ी है, मतलब अरावली से कौन कौन सी नदियां निकलती है जो लूणी नदी की सहायक नदी है, या अपन कहें कि लूणी नदी में बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां जो हैं वो कौन सी है। तो देखिए लूणी नदी जो है इसकी अरावली से निकलने वाली नदियों के लिए एक फॉर्मूला है, सास जमाई सुमिली गुड़खा बतानी डाकणी थी रांड। तो यहां देखो सास जमाई सुमिली गुड़खा बतानी, सास जमाई सु मिली गुड़ खाबा ताणी, खाने की डाकणी है, देखो खाबा ताणी। तो सा का मतलब है सागी, सह से है सगाई, जवाई से है जवाई नदी, सू से है सूकड़ी नदी, मी से है मीठड़ी नदी, ली से है लीलड़ी नदी, गुड़ से है गुहिया नदी, खा से है खारी नदी, बा से है बांडी नदी। तो इस प्रकार जो है ये लूणी नदी की वे सहायक नदियां हैं जो अरावली की पहाड़ी से निकलती हैं। कुछ नदियां इसमें डायरेक्ट लूणी नदी मिलती है, कुछ डायरेक्ट नहीं मिल करके इनडायरेक्ट रूप से लूणी नदी मिलती है। जैसे अपन थोड़ी देर में देखेंगे कि आपकी जो खारी नदी है, बांडी नदी है, सूकड़ी है, ये पहले जवाई में मिलती है, जवाई ले जाकर के इसको लूणी नदी में डालती है। तो इस प्रकार अपन ने लूणी नदी की सहायक नदियों की चर्चा की है। तो लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थान अरावली की पहाड़ी नहीं है, तो वो कौन सी है? तो आपने देखा वो नदी है जोजरी है। जोजरी कहां से निकलती है? पोडलू गांव से, और पोडलू गांव कहां है? नागौर में है। अब देखो एक बात और नदी है वो देखते हैं अपन। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होगी तो कहां बाढ़ आएगी, ये प्रश्न आ चुका है। पुष्कर की जब पहाड़ियों में भारी वर्षा होगी तो बाढ़ कहां आएगी, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखना बालोतरा में बाढ़ आएगी, बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आएगी। ऐसा क्यों होएगा? तो इसके पीछे कारण ये है कि जो बालोतरा स्थान है वो नदी के पेटे के नीचे स्थित है, नदी के पेटे के नीचे स्थित है। कहने का मतलब इस नदी के मुकाबले ये जो बालोतरा वाला स्थान है थोड़ा खड़ा में है, इसलिए यहां पर बाढ़ आती है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। वैसे ऐसा ही एक प्रश्न और है कि जब घग्गर नदी उफान पर होती है, तो कहां बाढ़ आती है? तब बाढ़ आती है हनुमानगढ़ जंक्शन पर बाढ़ आती है। तो ये इसके पीछे भी कारण ये है कि हनुमानगढ़ जंक्शन जो है वो नदी के पेटे के नीचे है। तो राजस्थान में दो ऐसे स्थान है, एक बालोतरा बाड़मेर और एक हनुमानगढ़ जंक्शन, जहां नदी के पेटे के नीचे होने के कारण अक्सर बाढ़ आ जाती है। तो यह पुष्कर की पहाड़ी में भारी वर्षा होने पर बाढ़ आएगी बालोतरा में, क्योंकि ये नदी के पेटे के नीचे है। जबकि घग्गर नदी उफान पर जब होगी तो बाढ़ कहां आएगी? तो हनुमानगढ़ जंक्शन पर। अब अपन चर्चा करते हैं माही नदी की। तो देखिए अपनी अगली नदी है माही नदी। सबसे पहले माही नदी का उद्गम स्थान। तो माही नदी जो है इसका उद्गम स्थान है मेहद झील
और मेहद झील कहाँ है? एमपी में। तो मेहद झील एमपी से इस नदी का उद्गम होता है। तो मेहद झील एमपी से इस नदी का उद्गम होता है। अब देखिए ये आपका राजस्थान है। तो ये नदी क्या करती है, इस प्रकार से इसको समझिए, थोड़ा सा यू बना लेते हैं इसको। तो यहां ये नदी जो है इस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करती है, 2 बार प्रवेश करती है वैसे, तो उल्टे यू आकार में बहती है ये। तो यहां देखिए, यहाँ मेहद झील एमपी से निकली, इधर राजस्थान में प्रवेश किया, इधर ये वापस घूम जाती है और गुजरात में चली जाती है। तो यहां पर एक रेखा गुजरती है जिस रेखा का नाम है कर्क रेखा है। क्या नाम है? कर्क रेखा है। तो एक प्रश्न ऐसा हो गया कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो आपकी माही है। इस माही नदी का आकार कैसा है? तो अंग्रेजी के उल्टे यू के समान इसका आकार है। ये 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। उसी प्रकार राजस्थान के ये 3 जिलों में बहती है। एक जिला है आपका ये बांसवाड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर है ये प्रतापगढ़ है, इसकी सीमा में जाती है, तो ये आपका प्रतापगढ़ हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है आपका डूंगरपुर। तो इस प्रकार राजस्थान के कितने जिलों में बह रही है? तो राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। इस नदी के भी कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसे आदिवासियों की गंगा, वांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। तो इस नदी के उपनाम हैं वांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा। तो इस प्रकार ये इस नदी के उपनाम है। आपने देखा माही नदी है, वो माही नदी निकलती कहां से है? तो मेहद झील एमपी से निकलती है। और कितने राज्यों में बहती है? 3, एमपी, राजस्थान और गुजरात में बहती है। आपने देखा ये राजस्थान की कितने जिलों में बहती है? तो 3 जिले हैं आपका, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है। कर्क रेखा को क्या कर रही है? 2 बार काटती है। और राजस्थान में किस रूप में बहती है? उल्टे यू आकार में बहती है। इसको वांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं। अब दोबारा देखिए, आप देखिए ये इस प्रकार से अपन ने भी देखा, ये आपने देखा अभी अपनी नदी देखी, कौन सी? माही नदी। ये माही नदी आगे जाकर के खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 171 किलोमीटर है। एक प्रश्न बनता है कि इस पर माही बजाज सागर बांध कहां बना हुआ है? तो माही बजाज सागर बांध, तो माही बजाज सागर इस पर बांसवाड़ा में बना हुआ है। एक है कागदी पिकअप बांध, कहां बना हुआ है? कागदी पिकअप जो बांध है ये भी आपके बांसवाड़ा में है। मतलब ये दोनों बांध इस पर जो बने हुए हैं, कागदी पिकअप और माही बजाज सागर, ये दोनों ही बांध कहां बने हुए हैं? इस पर बांसवाड़ा में है। एक बांध है कडाना बांध है। कडाना बांध जो है वो बना हुआ है गुजरात में। इस प्रकार आपने माही नदी पर 3 बांध देखिए, माही बजाज सागर और कागदी पिकअप, ये दोनों बांध तो आपके बांसवाड़ा में है और कडाना जो बांध है वो गुजरात में है। अब देखिए ये जो माही नदी है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो 56 का मैदान है वो किस नदी पर के प्रवाह क्षेत्र में है? तो 56 का जो मैदान है, मैदान जिसको अपन भाटी का मैदान भी कहते हैं, और ये माही नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है। और है कहां? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह है, वही क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। तो 56 का मैदान जो है उसी को अपन भाटी का मैदान कहते हैं, और माही नदी के अफवाह क्षेत्र में आता है। और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह है, उसे क्या कहते हैं? 56 का मैदान।
नोट करके ध्यान में रखना कि 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं। तो 56 की जगह अगर आपसे पहाड़ियां पूछी जाए तो बताना 56 की पहाड़ियां जो हैं वो बाड़मेर में है। एक प्रश्न आता है काछल का मैदान कहाँ है। तो काछल का मैदान देखिए, काछल का मैदान आपके प्रतापगढ़ में है। काछल का मैदान प्रतापगढ़ में है और ये भी माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है। जो प्रतापगढ़ में माही नदी का संपूर्ण अपवा क्षेत्र आता है उसे क्या कहते हैं, काछल का मैदान कहते हैं। एक सुफेलाम क्रांति का संबंध किससे है। तो माही नदी को साफ सुथरी करने से संबंधित क्रांति है सुजलाम सुफलाम क्रांति। तो आपने देखा माही बजाज सागर और कार्तिक पिकअप बांध, दोनों ही बांध कहाँ बने हुए हैं, बांसवाड़ा में है और दोनों ही माही नदी पर है। कडाना बांध भी माही नदी पर है लेकिन ये कहाँ बना हुआ है, गुजरात में। 56 का मैदान है उसे बाटी का मैदान कहते हैं, माही नदी के प्रवाह क्षेत्र में है। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव का समूह है, वही क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। जबकि 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो बाड़मेर जिले में है। एक काछल का मैदान कहाँ है, तो प्रतापगढ़ में है। माही नदी के संपूर्ण अपवा क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, तो काछल का मैदान कहते हैं। जो प्रतापगढ़ में माही नदी का संपूर्ण अपवा क्षेत्र है उसे अपन काछल का मैदान कह रहे हैं। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे है, तो ये संबंध जो है वो माही नदी से है। एक पूछा जाता है वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम, कई बार कई एग्जाम पूछा गया है। वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम कहाँ है, तो ये नवटापरा में है। कहाँ है, नवटापरा में है। और नवटापरा कहाँ है, डूंगरपुर में। तो नवटापरा डूंगरपुर में है। ये वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम है। यहां 3 नदियां हैं, सोम, माही और जाखम। तो यही कहलाता है वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम। सोम, माही, जाखम, ये 3 नदियों का त्रिवेणी संगम ही क्या कहलाता है, वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम। ये जो नदी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण जो कर रही है वो कौन सी नदी करती है, माही नदी करती है। अब देखिए, अभी आपने अगर चित्र में नोट किया हो तो इस नदी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो नदी जो राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है, उत्तर की ओर बहती है, फिर पश्चिम में चली जाती है और पुनः लौट करके ये वापस दक्षिण में आ जाती है। ऐसी नदी कौन सी है, तो माही नदी है। मतलब ये प्रवेश करती है दक्षिण दिशा से, फिर उत्तर की ओर बहती है, फिर ये पश्चिम में चली जाती है और पुनः किधर लौट जाती है, तो पुनः ये दक्षिण में लौट जाती है। तो यहाँ आपने देखा माही नदी में एक वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम की बात की है। तो ये वेणेश्वर धाम जो है नवटापरा गांव डूंगरपुर में है। सोम, माही, जाखम नदियों का ये एक त्रिवेणी संगम है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य ये नदी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और ये एकमात्र नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर की ओर बहती, उत्तर से पश्चिम में चली जाती है और पश्चिम से पुनः ये दक्षिण में लौट जाती है। और आपने देखा ये कहां जाकर अपना जल डाल रही थी, तो खंबात की खाड़ी में। अब देखिए इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। सहायक नदियां माही नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो देखिए माही नदी के लिए शॉर्टकट तरीका है जिससे आप याद रख सकते हो कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां है। फॉर्मूला है सोजा भाई अमोचा। सोजा भाई अमोचा, किसी का नाम है अमोचा, उसको कह रहे हैं कि सोजा भाई अमोचा। तो सो का अर्थ है सोम नदी, जा का अर्थ है जाखम नदी, बा का मतलब है बाधर नदी, ई का मतलब है ईरू नदी, ए का मतलब है अनास नदी, मो का अर्थ है मोरे नदी और चा का अर्थ है चाप नदी। इस प्रकार ये इसकी सहायक नदियां हैं जिसमें ईरू माही बजाज सागर बांध से पहले आकर के मिलती है और बाकी जो नदियां हैं वो बाद में आकर के मिलती है। तो यहां आपने देखा कि
माही नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं सोम, जाखम, बादर, एरू, एनास, मोरे और चाप। तो अगली नदी की चर्चा करते हैं और वो नदी है आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी, देखिए घग्गर नदी कहां से निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ी से। और इस शिवालिक की पहाड़ी कहां है? तो हिमाचल प्रदेश, एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश से नदी निकलती है। तो घग्गर नदी कहां से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये हरियाणा और पंजाब में बहती हुई राजस्थान में आ जाती है। और देखिए ये नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में। कहां प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में। अभी आपने देखा था जो माही नदी है वो राजस्थान में कहां प्रवेश कर रही थी? तो बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा में भी कहां प्रवेश कर रही थी? खादू गांव में। कौन से गांव में प्रवेश किया था इसने? बांसवाड़ा के खादू गांव में। तो इसी प्रकार से यहाँ घग्गर नदी है, इसने कहां प्रवेश किया? तो हनुमानगढ़ में। जबकि आपने देखा कि जो माही नदी थी वो कहां प्रवेश कर रही थी? तो माही नदी खादू गांव, बांसवाड़ा। तो देखिए घग्गर नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है टिब्बी तहसील में और तलवाड़ा नामक स्थान पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये राजस्थान की 2 जिलों में बहती है। एक जिला आपका हनुमानगढ़ है और दूसरा गंगानगर है। लेकिन गंगानगर की केवल यहां तक बहती है और यहां पर जो स्थान है वो है अनूपगढ़ और सूरतगढ़। तो अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक ये बहती है। तो ये आपने देखा कि ये नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकल करके राजस्थान में ये बहती है और केवल 2 जिलों में बहती है। लास्ट में गंगानगर के अनूपगढ़ और कहां तक? सूरतगढ़ तक बहती है। लेकिन जब ये उफान पर होती है तो क्या होता है कि ये इससे आगे चली जाती है, मतलब अनूपगढ़ सूरतगढ़ से आगे पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान जो है वहां चली जाती है फोर्ट अब्बास में। क्योंकि पाकिस्तान में जो स्थान है फोर्ट अब्बास है, यहां तक ये बहती है। देखो पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं और मुसलमान अपने पिता को अब्बा कहते हैं, तो अब्बास तक बहती है, फोर्ट अब्बास तक। और पाकिस्तान में मुसलमान खाते हैं बकरा और वहां इस नदी को कहते हैं हकरा। मतलब पाकिस्तान में घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? हकरा। ऐसे सोचो पाकिस्तान वाले खाते हैं बकरा और इस नदी को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। तो पाकिस्तान में इस नदी को हकरा कहते हैं। वैसे इसी घग्गर नदी को राजस्थान में प्राचीन काल में ऋग्वेद काल में इसको सरस्वती कहा जाता था। क्या कहते थे? सरस्वती कहते थे। इसको मृत नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। इसको सोतर नदी भी कहते हैं। इसी नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं। राजस्थान का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि घग्गर नदी में अक्सर बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण इस नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं। तो आपने देखा इसको सरस्वती भी कह रहे हैं, मृत नदी भी कहते हैं, सोतर भी कहते हैं, राजस्थान का शोक भी अपन कह रहे हैं। और हनुमानगढ़ में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहते हैं। हनुमानगढ़ में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन? नाली या पाट कहते हैं। तो आपने देखा घग्गर नदी कहां से निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में है और ये हरियाणा पंजाब में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और प्रवेश करती है हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में। और कौन से स्थान पर? तलवाड़ा स्थान पर प्रवेश करती है। यहाँ गंगानगर के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तक ये बहती है। कहने का मतलब राजस्थान के 2 जिलों में बह रही है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। आपने देखा जब इसमें बाढ़ आती है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान वाले इस नदी को कहते हैं हकरा कहते हैं। राजस्थान में इसको सरस्वती भी कहते हैं कि ऋग्वेद काल में एक नदी बहती थी, इसके घग्गर नदी के स्थान पर सरस्वती नदी। आज भी ऐसा कहा जाता है कि घग्गर नदी के नीचे, धरातल के नीचे जो है नदी बहती है। इसको मृत नदी भी कहते हैं, इसको सोतर नदी भी कहते हैं, राजस्थान का शोक भी कहते हैं। हनुमानगढ़ में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को अपन नाली या पाट कहते हैं। फिर देखिए
आपने इसका चित्र है वो नोट किया हो, इस नदी का मैप, तो यूं है ये। तो देखिए एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती, एकमात्र नदी जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र जो नदी है वो है आपकी घग्गर नदी है। इसके अलावा आपने देखा कि पाकिस्तान में जा रही है, इसलिए एकमात्र नदी है जो अंतरराष्ट्रीय नदी है। मतलब राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वो है आपकी घग्गर नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 465 किलोमीटर है। ये घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो ये आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो है घग्गर। देखो आपने नोट किया हो, मैंने सबसे लंबी नदी बताई है चंबल, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी है बनास, जबकि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी घग्गर है। ये एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में है, तलवाड़ा झील है। और ये राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान की सबसे नीची जो झील है वो है आपकी तलवाड़ा झील है। आपका बटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में है, ये आपकी घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल, ये तीनों ही सभ्यताएं हनुमानगढ़ में हैं और तीनों ही सभ्यताएं जो हैं वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। तो आपने देखा बटनेर दुर्ग जो है हनुमानगढ़ में है, वो इसी घग्गर नदी के किनारे है। ये कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा है, रंगमहल सभ्यता है, तीनों हनुमानगढ़ में है और तीनों ही घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। तो इस प्रकार आपने घग्गर नदी के बारे में अध्ययन किया। घग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है, 465 किलोमीटर जो है ये लंबी है और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ये तलवाड़ा झील का निर्माण करती है जो हनुमानगढ़ में है और राजस्थान की सबसे नीची झील है। ये बटनेर दुर्ग इसी नदी के किनारे है, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता इसी नदी के किनारे है। हरियाणा में एक झील है जिसका नाम है ओटू झील। ओटू झील की खुदाई के कारण आजकल जो घग्गर नदी है इसमें पानी का आवक कम हो गया है। तो ये थी आपकी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी जिसकी अपन ने चर्चा की है। अब देखो अपन आगे चर्चा करते हैं और वो है कांतली नदी। कौन सी नदी है, कांतली नदी। देखिए कांतली नदी जो है वो कहां से निकलती है, तो ये यहां पर देखिए आपका झुंझुनू है और यहां पर एक जिला है जिसका नाम है आपका सीकर जिला है। तो ये निकलती है सीकर में खंडेला से। कहां से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो आपके सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियां। तो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है कांतली नदी और झुंझुनू में चली जाती है। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। झुंझुनू क्या करती है, दो भागों में बांटती है। तो अच्छा प्रश्न है कि झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, तो झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली जो नदी है वो है आपकी कांतली नदी है। इस कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, तो नीम का थाना में है और नीम का थाना कहाँ है, अपने सीकर जिले में है। तो गणेश्वर सभ्यता जो है नीम का थाना सीकर में है और कांतली नदी जो है इसके किनारे है। मतलब गणेश्वर जो है सभ्यता कौन सी नदी किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे है। फिर देखिए इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जानते हैं। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो तोरावाटी कहते हैं। अब एक प्रश्न ध्यान से सुनिए, आंतरिक प्रवाह में राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, आंतरिक
आंतरिक प्रवाह में राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। देखो, राजस्थान में बहने वाली का मतलब है पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की वो नदी जो पूर्णतः राजस्थान बहती है। आपने नोट किया तभी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो मैंने बताई थी वो घग्गर बताई थी, क्योंकि वो आपको पता है हिमाचल से आ रही थी, पंजाब हरियाणा राजस्थान बह रही थी, केवल राजस्थान में नहीं बह रही थी। जबकि आपकी ये घग्गर जो कांतली नदी है ये केवल राजस्थान बह रही है, इसलिए अपन ने प्रश्न लिखा है कि आंतरिक प्रवाह की राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी। देखो, सबसे लंबी नदी है चंबल, ध्यान से सुनिए, सबसे लंबी नदी पूछे चंबल, फिर पूछा जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली लंबी नदी पूछे तब आप बताना बनास नदी। अब प्रश्न पूछे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तब आएगा घग्गर। और जब आपसे प्रश्न पूछे आंतरिक प्रवाह की राजस्थान बहने वाली लंबी नदी, तब आएगा कांतली नदी। इस प्रकार लंबाई से संबंधित आपके 4 प्रश्न हो गए। तो आपने देखा कांतली गणेशी को देखा है, गणेशी कांतली पहन के रहते हैं तो कांतली निकलती है। कांतली नदी जो है वो गणेश्वर सभ्यता, मतलब कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो गणेश्वर सभ्यता जो कहाँ है, नीम का थाना। कांतली नदी कहां से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से। प्रवाह क्षेत्र को क्या कहोगे, तोरावाटी। झुंझुनू को ये 2 भागों में बांटती है। और आंतरिक प्रवाह की राजस्थान बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो यही है, और इसकी लंबाई जो है 100 किलोमीटर है। अब देखिए, एक नदी है काकैनी, वो कांतली थी, ये है काकनी नदी है। इसका उद्गम स्थान है कोठारी गांव। और कोठारी गांव जो है कहाँ है, तो ये आपके जैसलमेर जिले में है। तो काकनी नदी का उद्गम स्थान है कोठारी गांव, जैसलमेर। इस नदी को काक नदी भी कहते हैं और इस नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। मसूरदी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ ये कांतली नदी है, ये भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील कहाँ है, तो ध्यान रखना जैसलमेर में है भुज झील। तो भुज झील का निर्माण ये नदी करती है। और राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है वो यही है, मात्र ये 17 किलोमीटर में बहती है। कहने का मतलब जैसलमेर में मात्र 17 किलोमीटर बहती है। तो आपने देखा काकनी जो नदी है वो कोठारी गांव जैसलमेर से निकलती है। काक नदी भी इसको कहा गया है, मसूरदी भी कहते हैं, संस्कृत साहित्य में इसको मसूरदी भी कहा गया है, काक भी कहा गया है। ये भुज झील का निर्माण करती है, जैसलमेर में है। और राजस्थान की सबसे छोटी जो नदी है वही है आपकी काकनी नदी है। तो आपने देखा काकनी नदी कहां से निकल रही है, कोठारी गांव से। काक भी कहोगे, मसूरदी भी। किस झील का निर्माण कर रही है, तो भुज झील का। और राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, मात्र 17 किलोमीटर में ये बहती है। अगली नदी देखिए साबी नदी है। साबी नदी, साबी को कहते हैं साहिबी नदी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साहिबी नदी भी इसको कहा जाता है, साहिबी। ये निकलती कहां से है, तो सेवर की पहाड़ी से। सेवर की पहाड़ी कहां है, अपने जयपुर में है। ऐसे सोच लो, साब या साहिबी क्या खाते हैं, सेव खाते हैं। साब या साहिबी जो है ना, साहिबी, साल की मिसेज साहिबी, तो वो क्या खाती है, सेब खाती है। इसलिए कहां से निकलती है, सेवर की पहाड़ी से। और देखिए, जो लोग सेब वगैरह खाते विनाश ज्यादा ही करते हैं, तो ये अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। मतलब वर्षा काल में इसमें बाढ़ आ जाती है, विनाश लीला के लिए नदी जो है प्रसिद्ध है। ये क्या है कि हरियाणा में जाकर के विलुप्त हो जाती है। और ये ज्यादा विनाश वगैरह कहां करती है, अलवर में। और मुगल सम्राट अकबर जो था, उस मुगल सम्राट अकबर ने इस नदी पर कई बार बांध बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या हो गया, असफल रहा। तो साबी नदी है, इसी को अपन साहिबी नदी भी कहते हैं। और ये सेवर की पहाड़ी से निकलती है। सेवर की पहाड़ी जयपुर में है। ये अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है।
अलवर में अक्सर इस पर बाढ़ आती है, अलवर में अक्सर इसमें बाढ़ आती है। हरियाणा में जाकर ये विलुप्त हो जाती है। और मुगल सम्राट अकबर ने कई बार बांध बनाने का प्रयास किया था। तो ये साबी नदी जिसको आपने साहिबी भी कहा है। अगली नदी है मेंथा। मेंथा नदी, ऐसी नदी को कहते हैं मेंढा नदी भी कहते हैं। और मैं फॉर मेंथा या मैं फॉर मेंढा और मैं से मनोहरपुर से निकलती है। तो मनोहरपुर की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और मनोहरपुर की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में है। तो ये मेंथा नदी क्या करती है कि सामर झील में जाकर के गिर जाती है। कहां चली जाती है? सामर झील में जाकर के गिर जाती है। और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है खंडेला। खंडेला की पहाड़ियां नहीं, खंडेला इसकी एक क्या है? सहायक नदी है। तो ये आपकी मेंथा या मेंढा नदी है। देखो ये छोटी छोटी नदियां हैं। तो आपने देखा मेंथा, मेंथा को क्या कह रहे हो? मेंढा कहते हो। और कहां से निकलती है? मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलती है। मैं का ध्यान रखना, मनोहरपुर से। और कहां जाकर गिरती है? सामर झील में। और इसकी एक सहायक नदी है खंडेला, जो है इसकी एक सहायक नदी है। तो ये आपकी मेंथा नदी हो गई। इसके बाद देखिए एक नदी है रूपनगढ़। कौन सी नदी है? रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी ये निकलती है रिजर्व फॉरेस्ट से। और रिजर्व फॉरेस्ट कहां है? तो अजमेर में है। तो रिजर्व फॉरेस्ट अजमेर से रूपनगढ़ नदी निकलती है। और ये अपना जल कहां डालती है? तो ये नदी भी अपना जल सामर झील में डालती है। और आपका सलेमाबाद इसी नदी के किनारे है। सलेमाबाद इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे है। तो सलेमाबाद में क्या है? तो यहां पर है निम्बाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। लेकिन ध्यान रखना सलेमाबाद का नया नाम कर दिया गया है और वो कर दिया गया है निम्बार्क तीर्थ कर दिया गया है। तो निम्बार्क तीर्थ नया नाम कर दिया गया है किसका? सलेमाबाद का। तो यहां देखिए रूपनगढ़, रूपनगढ़ कहां से निकलती है? रूपनगढ़ निकलती है रिजर्व फॉरेस्ट से। रिजर्व फॉरेस्ट कहां है? अजमेर में। किस झील में जाकर गिरती है? सामर झील में। सलेमाबाद इसी नदी के किनारे है। सलेमाबाद कहां है? तो ध्यान रखना सलेमाबाद अजमेर में है। सलेमाबाद में है क्या? निम्बाक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और निम्बाक संप्रदाय का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो निम्बार्क तीर्थ। सलेमाबाद का नया नाम क्या रखा है? निम्बार्क तीर्थ रख दिया गया है। तो ये थी आपकी रूपनगढ़ नदी। तो ये कुछ नदियां बताई मैंने आपको। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर किया करो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले। और बेनिफिट अगर मुझे मिलेगा तो ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आप शॉर्टकट शब्दों में समझ गए होंगे। धन्यवाद।